जय हिंद बच्चों। किसी ने खूब लिखा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। यानी जो आज मुस्कुरा रहा है वह किसी न किसी दर्द से गुजरा होगा। फिर कह रहे हैं जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। यानी जो अभी चल रहे हैं उसे किसी न किसी का दर्द जरूर हुआ होगा। फिर कह रहे हैं बिना संघर्ष का इंसान चमक नहीं सकता। यानी आप सोच रहे होंगे कि बिना मेहनत का ही हम लोग फर्स्ट डिवीजन ले आएंगे और अच्छे नंबर ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वही कह रहा है बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। बच्चों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। यानी जो जलेगा दिया उसी में उजाला होगा, और जो दीपक जला ही नहीं तो उजाला क्या होगा। यानी आप मेहनत करिएगा तभी रिजल्ट ना आएगा, ये मेहनत करेगी नहीं तो कहां से आएगा रिजल्ट। क्लियर। यानी कहने का अर्थ है कि मेहनत करिए, सफलता तो जरूर मिलती है। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी जो रिजल्ट आया है इंटर वाला, तो सब बच्चे हमारे जो भी थे सब फर्स्ट डिवीजन ले आया है। इतनी हमें बहुत खुशी है इस बात की। तो आप लोग भी सब आदमी, सब A to Z, ऐसा नहीं कि 4-5 की बात नहीं कर रहे हैं, सब का सब जितने मूर्ति दिखाई पड़ रहे हैं सब लाइए फर्स्ट डिवीजन। ये हमारी इच्छा है, चाहे नंबर जो भी रहे कम से कम फर्स्ट डिवीजन सब लाइए। अब उसमें से कुछ गिने चुने हैं जिनसे हम उम्मीद लगा रखे हैं कि कम से कम, क्या कहते हैं उसको, मेरिट लिस्ट में उनका नाम होनी चाहिए 1 to 10 में। यानी कि जो राज्य सरकार का 1 to 10 आता है 10 बच्चे का नाम, तो उनमें आपका भी नाम हो, वो आशा लगा रखे हैं। तो थोड़ा सा मेहनत सब आदमी करिए, हम भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th रसायन शास्त्र, धातु और अधातु। हमने भी यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा है। धातु और अधातु चैप्टर को मात्र 45 मिनट में वन शॉट में समझा के खत्म कर दिया है बहुत सारे टीचर ने। किसी ने 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट लगाया। भाई भाई किस आधार से आपने पढ़ा दिया कि 1 घंटा में इतनी बड़ी चैप्टर को खत्म कर दिया। भाई समस्या है। और हमने भी इसको पढ़ाया है, 4 वीडियो हमने दिया इसका, ठीक है ना, जिसका तकरीबन 3 घंटे से ऊपर का वीडियो बना है, कम से कम 3.5 घंटे का हमारे ख्याल से वीडियो है सब, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जब इतनी बारीकी से पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग नंबर लेके जरूर आइएगा। हाँ, टेस्ट भी नजदीक आ गया है, याद रखिएगा। टेस्ट में कम नंबर रहेगा, गार्जियन के हाथ में कॉपी पहुंच जाएगा। चलिए, हुड़िया वाला बात मत करिए। चलिए बुआ जी, तो हम लोग पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सुनना। कह रहा आपसे 2 धातु और 2 अधातु के नाम लिखिए। भाई 2 धातु के नाम और 2 अधातु के नाम। क्लियर। तो अब हम आपको कल पढ़ाए थे, याद होगा, कि कुल 1 से 30 तक के परमाणुओं का नाम याद रखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन याद रख लिए। सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, बेरिलियम का 2 और 1, बोरॉन का ऐसे 2-2, है ना, ऐसे करके याद कर लीजिए। अब आप देख लीजिएगा जिसके अंतिम में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वो धातु है। जिसके अंतिम में 5, 6, 4 भी, 4, 5, 6, 7 है तो धातु है। हो गया। 8 है तो अक्रिय है। जैसे अक्रिय की संख्या कुल होती है 6 गो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ठीक है ना, कुल 6 गो होता है। ई तो याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये 6 गो हो गया। बाकी 22 गो अधातु हैं, 7 गो उपधातु है, बाकी सब धातु है 92 गो लगभग, ठीक है। तो धातु में कौन कौन, तो मूल रूप से लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी सब धातु है। अधातु में कौन कौन, तो नाइट्रोजन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोई दिक्कत। तो अब आपसे कह रहा है 2 धातु तो लोहा तांबा, और 2 अधातु तो कार्बन और आयोडीन। किसी को दिक्कत। चलिए, नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम। तो समुद्री जल में क्या पाया जाता था,
NaCl। समुद्री जल में क्या पाया जाता था? ठीक है, यानी साधारण नमक उसको कहते हैं, अंग्रेजी में NaCl, नहीं उसको बोल देंगे संकेत में NaCl, उसका नाम हो जाता है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्री जल में कौन सा नमक भाई पाया जाता है, यानी लवण, तो साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। किसी को दिक्कत? आगे है, किसी अधातु के नाम लिखें जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में, तो हम लोग पढ़े थे अधातु की बात कर रही है, तो अधातु में है ब्रोमीन, अधातु में है मरकरी। अगर आपसे पूछ रहा है दो धातु के नाम, तो दो धातु में लोहा तांबा हो गया, अधातु में कह दिया तो कार्बन ऑक्सीजन हो गया। समुद्री जल में कौन नमक? तो NaCl, साधारण नमक। अब यहां कह रहा है कौन अधातु, तीसरा में पूछ रहा है कौन अधातु जो द्रव अवस्था में, तब ब्रोमीन। धातु पूछ देगा तो मरकरी, दुइये को तो द्रव में है। धातु में कौन? मरकरी यानी पारा। अधातु में कौन? याद रहेगा ना? चलिए, कैसे भूल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक अधातु का नाम लिखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अधातु का नाम लिखें। तरह का हो जाता है, एक अधातु का नाम लिखें जो वायु के संपर्क में आते ही जल उठती है। अब बताइए ऐसा कौन सा अधातु है जो वायु के संपर्क में जल उठती है? तो फास्फोरस। वो भी याद रखिएगा, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस नहीं जलता है। कौन फास्फोरस? सफेद होता है, उसके चार ग्रुप होते हैं, सफेद होता है, पीला होता है, लाल होता है ना। तो जैसे लाल फास्फोरस होता है, माचिस तिल्ली नहीं होता है, तो उसमें लगल रहता है, वो जलता है कमरे के ताप पर? नहीं जलता है। लेकिन सफेद फास्फोरस कमरे के ताप पर जल जाता है। तो आप यहाँ रखेंगे कौन ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर जलती है? इसको रखता, हम लोग रखते कहाँ इसको स्टोर करके? नहीं, पानी में रखते हैं इसको, ठीक है। और सोडियम और ये पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, उसको कहाँ रखते हैं हम लोग? किरोसिन तेल में। चलिए आगे हैं, कौन सी अधातु जो विद्युत का सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट। कौन है भाई? ग्रेफाइट। जितना धातु है सब विद्युत का कुचालक, और ग्रेफाइट विद्युत का। चलिए, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? जितना धरातल से हम लोग खनिज निकालते हैं, क्या सब अयस्क हैं? नहीं है। खनिज तो खनिज है ही, लेकिन सब अयस्क यानी ज्यादा मात्रा में उससे धातु की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह सब अयस्क नहीं है। चलिए, तो लिखेंगे नहीं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। आगे, उल्फ्राम किस अयस्कों में विद्यमान होते हैं? तो टीन के अयस्क हैं जिनका नाम है टीन स्टोन। याद रखेंगे, टीन के अयस्क हैं जिनका नाम है टीन स्टोन, उन्हीं में उल्फ्राम विद्यमान रहते। किसी को दिक्कत? आगे, क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? क्या लोहा में जंग लगता है तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे? हाँ हो, हाँ, इसलिए कि हम लोग पढ़े थे कि टीन, लोहा, ये सब क्या है? एक प्रकार का, एक प्रकार का क्या है? ये अधातु है, सॉरी धातु है। धातु जब नमी या ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो उस पर क्या आ जाती है? भूरी भूरी परत जम जाती है, इसको कहते हैं हम लोग जंग लगना। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, नहीं, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीकरण। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? तो लिखेंगे हाँ, नहीं। चलिए आगे हैं, मिश्र धातु क्या है? आपसे पूछ रहा है मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु का मतलब हुआ, बोलिए, दो या दो से अधिक धातु आपस में अभिक्रिया करेगी और एक नया पदार्थ बनाती है, उसको कहते हैं हम लोग। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करती है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक धातु एक निश्चित अनुपात में मिलती है, अब मिलकर एक नया पदार्थ बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मिश्र धातु। ना वीडियो में ना पूरा नहीं आ रहा है इसका,
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अमलगम से आप क्या समझते हैं? तो अमलगम का मतलब हुआ अशुद्धि, कचरा। नहीं, हम लोग कल क्या किए थे? धरातल से मिट्टी खोद रहे थे। अब खोदते खोदते हमको चट्टान मिली जेकरे में कुछ चमक था, तो हम कह दिए कि भाई ये क्या है? एक खनिज है। ए लड़का, ए आदिवासी की तरह चिल्लाएगा तू लोग? ऐसा चाटा मारेंगे ना कि पृथ्वी घूमते नजर आएगी। चलिए, तो हम लोग कह रहे थे कि उसमें एक चमक आई थी। नहीं, और जब उससे हम लोग धातु की प्राप्ति करने गए तो उसमें कुछ अपद्रव्यशील अशुद्धियां पाई गई। इस अपद्रव्यशील अशुद्धियों को कह दिए हम लोग अमलगम, है ना? तो लिखेंगे अयस्कों में जो अशुद्धियां पाई जाती है उसको कहते हैं हम लोग। चलिए आगे, किन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व स्थायी हो जाते हैं? तो हम लोग इसको चैप्टर में क्लियर कर लिए थे कि दुनिया का जितना भी तत्व है ना, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाना चाहते हैं? 8। जिसके अंतिम में 1 2 3 है वो किसी को दे देता है कि नहीं? और जिसके अंतिम में 5 6 7 है वो किसी से ले लेता है। नहीं, अगर लेना देना भी संभव न हो तो साझा करता है। नहीं, तो साझा करके भी 8 पुराना चाहता है। कोई दिक्कत? तो हम पढ़ रहे थे कि किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पाएगा? तो लिखेंगे दुनिया के जितने तत्व हैं अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पा करके अपने आप को स्थायी हो जाते। लेकिन हाँ, एक याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन अकेला है जो ऐसे हीलियम के भी अंतिम में रहता है 2, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा अकेला है अभी सक्रिय, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा यानी 2 हो जाएगा तो वो अक्रिय हो जाता है। बाकी सब 8 पूरा करता है, लेकिन हीलियम हाइड्रोजन कितना करता है? 2, क्योंकि उसके निकटवर्ती अक्रिय है हीलियम, तो हीलियम वाला रूप वो अपना लेता है। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछे कि कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 8। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, सुनिएगा। सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं जबकि सोडियम आयन नहीं करते हैं, ऐसा क्यों भाई? अब समझ में नहीं आता, आप लोगों को आ रहा है क्या? क्या बोलिए? देखिए, है क्या बात ऐसा कि जैसे सोडियम है ना भाई, Na परमाणु है, तो 11 2 8 1। अब अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात वो सक्रिय है, वह किसी से अभिक्रिया करना चाहता है। तो जो मिल जाए, जल मिल जाए, केरोसिन मिल जाए, आम कटहर बरहर मिल जाए, सबसे अभिक्रिया कर लेगा। नहीं, लेकिन Na अब ये हो गया 11, लेकिन ऊपर में हो गया इसको कितना? 10, क्योंकि ये आयन हो गया, ये किसी को दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 2 और 8। अब ये किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करे, अस्थाई हो गया है कि नहीं है? ये क्या हो गया? अस्थाई हो गया है, इसीलिए कोई अभिक्रिया। ठीक है, तो वही कह रहा आपसे कि सोडियम परमाणु अस्थाई नहीं होते हैं, वो सक्रिय होते हैं, इसीलिए जल से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन सोडियम आयन अस्थाई होते हैं, वह किसी से कोई अभिक्रिया। चलिए, बहुत अच्छा। आगे हैं, आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो हमने ये बताया था आपको कि आयनिक यौगिक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। नहीं कि भाई आप इलेक्ट्रॉन हमको एगो दे दिए तो दे दिए, अब आपको रिटर्न हम नहीं देने वाले हैं। क्लियर? ये पक्का गठबंधन बन गया, तो इसीलिए इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? ऊंचा होता है। और सह संयोजक में साझा वाला होता है कि दूगो आप रखिए, दूगो हम रखेंगे, आ तनिए झगड़ा हो गया तो अपन लेके भाग जाइएगा, भाई हम ना रखेंगे, आपके साथ दोस्ती करेंगे, है कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के क्या हुआ है? स्थानांतरण, इसीलिए द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च। कोई दिक्कत? समझे? क्या लिखेंगे? आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होते हैं इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप यानी त्याग के फलस्वरूप एक बंधन बनता है, इसलिए बंधन मजबूत होते हैं, इसलिए द्रव्यनांक और क्वथनांक। आगे, अब आगे कह रहा आपसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर
विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जा सकती? ना देखिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ना, एक प्रकार का सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो इसीलिए इससे धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवेश युक्त कणों के बने नहीं होते हैं, उदासीन कण के बने होते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या भाई? तो सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक है तो उसके आवेश युक्त कण है नहीं, उसमें उदासीन कण के बने हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा नहीं, इसीलिए विद्युत के क्या हैं? कुचालक हैं, आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसमें। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर जी, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड केना भेले आयनिक अथी सहसंयोजक यौगिक, ई तो हमरा समझेबे नहीं कैली। समझ लियो, देखिए कार्बन तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 गो। परमाणु संख्या 6, तो अंतिम में कितने? 4। अभी 4 लेके बउआ रहा था बेचारे, 4 लेके नहीं, 4 लेके, है कि नहीं? अभी कह रहे कि 4 लेके बउआ रहा था, आशा था कि हमको मिल जाए। अब यहां पर कोई 4 लेने के लिए तैयार नहीं, तो क्लोरीन एगो मिला उसको, तो क्लोरीन कहा कि ए भैया, हमारा परमाणु संख्या तो 17 है, तो 2 8 7 हुआ, अंतिम में कितना है? 7। एगो हमरा जरूरत है, एगो तू दे दे। तो कार्बन कहा था ऐसे काम ना चलेगा भाई, एगो तोरा दे देंगे तो हमरा कैसे काम चलेगा? तो ऐसा करो, तुम 4 गो अपन जात के लेके आओ। तो 4 गो क्लोरीन आ गया फटाफट, चला भोज खाएला, हो गया। इसको भी हो गया, पहले से इसको कितना था? 7 गो था, तो 2 4 6 एगो लगा के 7, एगो इधर से ले लिया तो कितना हो गया इसको? 8। इधर भी 2 4 6 एगो अपन लगा के 7, एक से ले लिया तो कितना? अष्टक पूरा हो रहा है ना। चारों से 4 गो कार्बन ले लेगा तो कै गो हो जाएगा? तो हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 होता है, सूत्र याद रखिएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होता है? CCl4। हो गया। ये याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। अच्छा किए थे, बहुत अच्छा। लेकिन ई नहीं याद होगा, अब याद हो गया होगा पकिया वाला की। सहसंयोजक यौगिक समझ गए। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन है? तो आयनिक बंधन है तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन है। सहसंयोजक में साझा के फलस्वरूप बंधन है। अगर पूछे सहसंयोजक में कैसा बंधन, तो साझा के फलस्वरूप। आयनिक में कैसन, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। कोई दिक्कत? वही पूछ रहा आपसे, आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं बंधन। किसी को दिक्कत? चलिए, तो चलिए 15 तक देखिए, फिर आगे चलते हैं। बुआ जी, तो हम लोग पढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, सुनिएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन भाई? तो कैसे जाने? 3। 3 तो लिखल है तो जान गए, लेकिन कैसे? तो देखो ऐसे बउआ रे, देखिए नाइट्रोजन होता है N, तब परमाणु संख्या हुआ 7, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 और 5 ना। चिचिया रहा था 3 गो, कोई दे भाई रे, तो कोई ना दिया, तो अपने बिरादर से ही कह दिया कि भाई दोनों आदमी अभिक्रिया करते हैं। तो N अपना वाला रखा 2 1 2 3, इधर से N आया 1 2 1 2 3। अभी 3 मिला के कितना हुआ इसका? 8। 3 गो कट्टिस वाला है ना भाई रे, यहाँ ये छोड़ दो इसको, कट्टिस 3 और 2 5, इधर ई भी आया था कितना? 5, तो हो गया कुल 8 8। तो इसमें कितने का साझा हो रहा है? 3 3 का, इसीलिए हुआ त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो नाइट्रोजन अणु में कितने? चलिए कैसे आ गया, समझ गए। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? कौन भाग लेगा? इसको कहेंगे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? तो कहिएगा सर जी, तो जब आप अहाँ कह दिली एक बार जे अंतिम कक्षा वाला भाग ले, तो फिर संयोजी कथी ला बोलली?
नहीं रे भाई, नहीं समझे आप। अब ओकरा हम समझाएंगे ना। देखो, अब मान लो तुम कि एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है भाई? 13 होता है। चलो तो 13 दे दो, तो ये हो गया 283। तो ये 3 तो भाग लेता है, 3 किसी को दे देता है, ये तो भाग लिया है। लेकिन मान लो कि तुम नाइट्रोजन एन ही ले लो, 7, तो 2 और 5, ये 5 भाग नहीं लेता है रे भाई, वो 3 किसी से लेता है, वो 5 किसी को देता नहीं है। तो ये 5 तो भाग नहीं ले रहा है, तो एकर संयोजकता कितनी होगी? 3 होगा। एकरो संयोजकता कितना होगा? 3 होगा। यानी संयोजीय इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। नहीं समझे? एक और उदाहरण समझाई देते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं पूरा साफ। अब देखो, ऑक्सीजन देखो, परमाणु संख्या 8, तो 2 और 6। कैल्शियम देखो 20, तो 2 8 8 2। ये 2 किसी को देगा, लेकिन 6 नहीं देगा। वो कहेगा कि तू 2 आजा हमरे में। तो ये 2 लेके स्टक पूरा किया है, ये 2 लेके किया है, तो एकरो संयोजकता 2 हुआ। ई दिया है 2, तो एकरो संयोजकता 2 हुआ। तो अभिक्रिया में भाग कौन लिया? 2 की 6, 2, तो ओकरे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझे? चले आगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखिएगा। क्या लिखेंगे? आशा और उम्मीद है सब समझ गए होंगे बखूबी कि हम किस आधार से किसी आंसर को दे सकते हैं। अब आगे चलेंगे। देखिए, आंसर को ना समझ जाइएगा ना, तो लॉन्ग लाइफ याद रहेगा। ठीक है, समझिए, कोशिश करिए। रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। एक तो ऐसा था कि एगो दिया, 2 गो दिया, 3 गो दिया, तो कोई 1 2 3 लिया, तो इसको कहते हैं हम लोग आयनिक बंधन, यानी वैद्युत संयोजक बंधन। आज जब उसे नहीं काम चला, तो साझा साझा किया, तो सह संयोजक। तो बंधन कितने प्रकार के? कौन कौन? आयनिक और, याद रहेगा ना? चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे हैं, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से किस प्रकार का बंधन बनता है? स्थानांतरण से, तो आयनिक। स्थानांतरण से कौन बंधन बनेगा? नहीं, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, या कोई परमाणु अपना 1 किसी को दे दे, कोई 2 दे दे, या कोई ले ले, तो ग्रहण करना या त्यागना, तो वही है स्थानांतरण। तो स्थानांतरण से कौन बंधन बनता है? आयनिक बंधन कहिए उसको, या वैद्युत संयोजक बंधन कहिए। यहाँ देखिए, अब आगे चलते हैं। नंबर 20 देखो क्या कहता है क्वेश्चन। 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर कौन बंधन? तो सह संयोजक। साझा होगा तो आई। कितने प्रकार के पढ़े थे? 3 प्रकार के पढ़े थे। एकल सह संयोजक, द्वि सह संयोजक, त्रि सह संयोजक। किसी को डाउट? तो एकल सह संयोजक, द्वि सह संयोजक, त्रि। लेकिन हमको ये नहीं पूछना है, अभी कह रहा है कि अगर स्थानांतरण होगा तो कौन बंधन? तो आयनिक। साझा होगा तो कौन? सह संयोजक। अब आगे, द्विबंधन वाले किसी अणु का उदाहरण, जहां 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो किस में? तो ऑक्सीजन में। अब कैसे होता है तो ये आपको याद हो ही होगा, पढ़ाए थे। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी? तो 2 और 6। यानी कहने का अर्थ है कि अंतिम कक्षा में एकरा कैगो इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। अब 2 गो वाला का खोज रहा है, तो 2 वाला मिला नहीं, तो फिर से इधर एगो ऑक्सीजन आया, कहा 2 4 और 6 हो गया। आप दोनों अभिक्रिया कर लिया, तो इसको कितना हो गया भाई रे? देखो 8। इधर से कर लिया तो इसको कितना हो गया? अपना अपना घर भी 8 गो है ना, तो कितना का साझा? 2 का। तो वही हुआ द्विबंधन वाले। हो गया? किसी को दिक्कत? तो यानी O2 ऑक्सीजन अणु जो है वो द्विबंधन वाले उदाहरण है। अब कहता त्रिबंधन वाले उदाहरण, तो नाइट्रोजन अभी पीछे बताए ना, नाइट्रोजन में N 7, तो अंतिम में कितना जाएगा? 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो नाइट्रोजन अणु कितने वाले हो गए? त्रिबंधन के उदाहरण परीक्षा में पूछता है।
पूछेगा त्रिबंधन वाले अणु का एक उदाहरण, द्विबंधन वाले अणु का एक उदाहरण, है ना, तो आप लिख सकते हैं। किसी को डाउट? चलते हैं आगे की तरफ। देखिए भाई, बहुत सारे बच्चों को जल्दी जल्दी घर जाना है, घर से आते हैं ना तो खुरखुरिया गाड़ी पर आते हैं, इंजन स्टार्टे करके चलाते हैं, यहाँ आते हैं तो इंजन स्टार्ट रहता है, अब तेल जल रहा है, यही चिंता रहता है। चलिए तो आगे चलते हैं, हम लोग 22 तक देख लिए थे। 23 क्या है सुनिएगा, निम्नलिखित यौगिकों में बंधन की प्रकृति बताओ भाई। तो अमोनिया में कौन बंधन? तो एकल। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में तो दुई, सोडियम मोनोऑक्साइड में तो आयनिक। क्लियर? बंधन बनता है अमोनिया में कौन बंधन? तो एकल। अब कहिएगा कैसे भाई, तो हम नहीं समझे। तो देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3, क्या होता है? क्लियर? तो अब देखिए सोडियम, ये Na हो गया नाइट्रोजन, तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? अंतिम में 5 गो, क्योंकि नाइट्रोजन है, परमाणु संख्या होगी 7, तो अंतिम में कितना? 5 गो। तो 5 गो लेके बउआ रहा था, 3 गो देब 3 गो देब, तो कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बेचारा आया, कहा कि ऐसा करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का सब आदमी क्या करते हैं? साझा कर देते हैं। क्या? तो कितना का बंधन बन रहा है बताओ भाई? 3 का नहीं बन रहा है, एक एक का बंधन। घर में कई गो है? एकल है, तो एकल सह संयोजक बंधन। समझ में आई बातें? हो गया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कितने? दुई दुई। कार्बन का क्या होता है सूत्र? C। परमाणु संख्या कितनी? 6। अंतिम में कितने? 4। चलिए, तो कार्बन 4 को लेके बउआ रहा था। ऑक्सीजन के अंतिम में कितने? परमाणु संख्या 8 होती है, तो अंतिम में कितने? 6। तो 6 लेके बउआ रहा था। तो अब इसको ना कोई 2 गो दे रहा था, 2 गो इसको कोई दे नहीं रहा था, तो 2 गो ऑक्सीजन भिड़ गया, कार्बन के साथ कहा कि 2 गो का क्या करते हैं हम लोग? क्लियर? हो गया। इसी तरह से सोडियम मोनोऑक्साइड तो आयनिक बंधन है, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आयनिक बंधन, याद रखेंगे। बाकी जो है एकल और द्विसहसंयोजक बंधन। आगे चलेंगे। अब यहां से एक बड़ा VVI क्वेश्चन है, अब बराबर एग्जाम में पूछते रहता है। क्वेश्चन का है, सुनो भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? अब ऐसा वाला कंफ्यूजन वाला हिसाब रहता है, समझो थोड़ा सा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना भाई रे? अंतिम कक्षा में कितने जाएंगे? 6 जाएंगे। नियॉन का याद रखो, नियॉन Ne कितना होता है भाई? पहली कक्षा में, दूसरी में कितनी? अब कितना इसको दे देंगे तो 8 पुर जाएगा, तो 2। तो वही पूछ रहा है, नियॉन जैसा पाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? कहां से लाए, समझ गए? आंसर कैसे? अब हम सीधे कह देते कि नियॉन जैसा पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप तो रट लेते कि 2 चाहिए 2 चाहिए 2 चाहिए, लेकिन 2 कहां से लाया? तो हैने से लाया, कि उसको चाहिए अंतिम में है 6, पुराना है उसको 8, तो 8 पुराने के लिए कितना चाहिए उसको? किसी को डाउट? समझ गए ना? ऐसा पूछता है, कोई दिक्कत? जैसे आपसे पूछेगा कि पोटेशियम कितना त्याग करेगा तो अपनी अक्रिय गैस को पालेगा, तो एगो, क्योंकि पोटेशियम का होता है 19, निकटतम है उसका 18 आर्गन, तो वो कितना त्याग करेगा तो पुर जाएगा? कैल्शियम कितना त्याग करेगा तो पुर जाएगा? तो कैल्शियम की होती है 20, तो 20 है तो 2 8 8 2, तो अंतिम वाला 2 को क्या करेगा? वो त्याग करेगा। समझ में आई बातें? 5 6 वाला रहेगा तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो वही कह रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन परमाणु कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाएगा तो नियॉन जैसा बन जाएगा, तो 2 पाएगा तो बन जाएगा। कैसे आया, समझ गए? चलिए आगे आगे हैं 25। अब देखिए यहाँ पर खाली जगह है भाई, ई क्या हो गया, छूट गया लिखाना? नहीं छोड़े थे, हम समझाएंगे। अब कहता है एक तत्व ए संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, माने ए है जेकर संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और बी कहता है दोसर कलर, तो दोसर कलर चलो नहीं जा, व्हाइट होगा तब होगा, नहीं तो करिया में तो भुतलाइए जाएगा। ए संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन?
अब बी के संयोजी सेल में, तब बी के संयोजी सेल में 7। ए बी से बनने वाले यौगिक विद्युत के कुचालक हैं। यौगिक के प्रकृति और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना तो लिख दिए कि 2 4 और 7। अब ई कह रहा है रे भाई 4 को तू ले ले, नहीं तो तू 4 दे दे। अभी 7 वाला है खचरा, गिरह के जड़ है वो कह रहा है कि ना भाई हम तोरे ना 4 देंगे ना 4 लेंगे। काहे लगी कि अगर 4 तोरे से हम ले लिए तो हमरा हो जाएगा 11, तो हमरा अष्टक तो पूरेगा नहीं, तो यो हमरा 3 को बच जाएगा, तो तोरा से ले ले से कौन फायदा। अगर तोरा हम 4 दे भी देते हैं तो तोहर 4 तो हो जाएगा, लेकिन हमरा तब फायदा। अब देखिए अब ना उसको देगा ना लेगा, तो अष्टक तो पूरा हुआ नहीं, तो इसका मतलब है कि आयनिक बंधन नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। तो अब बच गया कौन बंधन, सह संयोजक बंधन। बी वाला बैठ गया नहीं सॉरी ए वाला बैठ गया बीच में, चारों तरफ अपन 4 गो इलेक्ट्रॉन फैला के, है ना। और बी को कहा रे भाई तोरा अंतिम में 7 गो हो ना, तो 2 4 6 एगो 7 भगलो। बी 2 4 6 7, बी 2 4 6 7, बी 2 4 6 7 हो गया। ई ले लिया तो इसका अष्टक पूरा हो गया, ई ले लिया तो अष्टक पूरा हो गया। 8 को पुर गया घर में, इसके घर में 8 को हो गया, इसके घर में 8 को हो गया। बी का तपन काम खत्म। तो ए वाला क्या किया, एगो एगो दिया है तो सबसे कहा एगो एगो हमको भी दे दो रे भाई, पुर गया 8 को। तो कौन बंधन हुआ, सह संयोजक। समझे, बस ऐसे बनाना था। कोई दिक्कत ये हम वहां पर बना नहीं सकते थे, इसीलिए हम क्या किए हैं यहाँ बना दिए, जगह खाली छोड़ देते। जी सर एना ही बनबे के छै परीक्षा में, समझ ली। हाँ हाँ तो कॉपी में हो गया क्लियर। तो ये था हमारा, कह रहा अब इसका देखिए, अब कह रहा इस यौगिक की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है गुण, तो सह संयोजक यौगिक है तो एक की गुण होते रे भाई, तो ये उदासीन कणों के बने होते हैं, इनके द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं और जल में विलय होते हैं। क्या ये होगा, जल में अविलय होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक यौगिक ए और एल्यूमिनियम का उपयोग करके रेल के पटरियों को जोड़ने में उपयोग होता है। ऐसा क्वेश्चन भी लिखाए थे। तो भाई बताइए कि एल्यूमिनियम का उपयोग किसके साथ, तो का नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड के साथ मिला के रेल के पटरी में आई दरार को भरने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वही पूछ रहा है ए के साथ एल्यूमिनियम को मिलाते हैं, तो ए क्या है, तो ए है फेरिक ऑक्साइड है। ए क्या है भाई रे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट नंबर, धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट गैस को ऑक्साइड में बदला जाता है, आखिर क्यों। अब हम लोग पीछे कल पढ़े थे, याद होगा कि हमको कार्बोनेट गैस मिले था, कौन, कैलेमाइन, जेकर सूत्र था ZnCO3 ना जी। एगो मिला था ZnS सल्फाइड गैस जेकर नाम था जिंक ब्लेड, याद है ना। अरे जस्ता का हम लोग पढ़े थे ना कल लास्ट में, तो जस्ता का क्या था अयस्क, तो एगो था जिंक ब्लेड जेकर सूत्र था ZnS, आ एगो था कौन, कैलेमाइन, तो ZnCO3। अब ई है कार्बोनेट गैस, आई है सल्फाइड गैस, तो इससे तो सीधा सीधा सांद्रण हुआ नहीं। एगो औरो था नहीं, लेकिन उसको हम लोग सांद्रण किए नहीं थे। चलिए तो अब इसको हम लोग पहले किस में बदलते हैं, ऑक्साइड गैस में। तो इसको कर दिए थे निस्तापन, इसको कर दिए थे निस्तापन, नहीं कर दिए थे। इसको कर दिए थे हम लोग भर्जन, क्या कर दिए थे, तब बन गया था ZnO, आयो लास्ट में बन गया था Zn, नहीं बन गया था। भाई कार्बोनेट को ऑक्साइड में काहे बदले आप, इस सल्फाइड को ऑक्साइड में काहे बदले आप, डायरेक्ट काहे नहीं निकाले, इसलिए क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट से ना धातु का शोधन आसान नहीं होता है।
लेकिन ऑक्साइड से शोधन आसान होता है, तब पहले सल्फाइड को किस में बदल देते हैं? ऑक्साइड में, तो अब शोधन करते हैं। है कि नहीं? समझ में आई बातें? सीधा सीधा समझिए कि सल्फाइड और कार्बोनेट से अगर आप शोधन करने के लिए बैठिएगा तो साफ साफ शोधन नहीं होगा। तो उसको पहले हम लोग किस में बदलेंगे? ऑक्साइड में, और तब उसका हम लोग शोधन। किसी को डाउट? चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस मिश्र धातु के नाम जिसका उपयोग विद्युत तार को जोड़ने में किया जाता है। तो हम लोग कल मिश्र धातु पढ़े थे लास्ट में, उसका नाम था सोल्डर। क्या नाम था? हाँ, वो गाना आ जाता है ना, सोल्जर सोल्जर ना जी। कौन फिल्म का है हमको याद नहीं, सोल्जर फिल्म का है शायद, हमको याद नहीं है गाना उना, तो हमको याद रहता नहीं है। चलिए, ऐसे भी हमारा आवाज फुटल टीन की तरह है, तो कैसे? ऐसी बात नहीं है भाई, आवाज हमारा भी ठीक है, ऐसे बोल दिए तो इसका क्या मतलब हुआ? आप लोगों से अच्छा गाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हाँ, चलिए तो आ जाए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ेंगे सोल्डर। किसके किसका रहता है? तो टीन और सीसा। टीन कितना रहता है भाई? 50%। सीसा कितना? दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सोल्डर। सोल्डर का उपयोग विद्युत तार को जोड़ने में किया जाता है। एनी डाउट? और है क्वेश्चन क्या? बस खत्म है? अच्छा, दो इंडे, हाँ आ गया ना। चलिए, तो आशा है कि क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो में लाइटिंग का प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए सॉरी उसके लिए, लेकिन अच्छी तरह से समझाए हैं। उम्मीद है जब देखिएगा तो आपको अच्छा लगा ही होगा। तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हम बहुत ही जल्दी ऑनलाइन आ रहे हैं, ठीक है? अब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो आप लोग जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे या जो आपके इष्ट मित्र होंगे, तो हम लोग जल्दी ही ऑनलाइन लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।